आज मैं बेटा आप लोगों को 9th क्लास के इतिहास में तीसरा लेसन भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां के बारे में अध्ययन करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तमाम तरह की चुनौतियां भारत के सम्मुख आकर खड़ी हो गई, उसी के ऊपर ये लेसन है। कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। जैसे भारत के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां थी, अलगाववादियों की आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या थी, नक्सलवाद थी, धर्मवाद था, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियां भारत के सामने आकर खड़ी हो गई थी। पंजाब में असंतोष। पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने सन 1973 ईस्वी में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दें, अन्य राज्य के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में पंजाबी भाषाओं की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दें जैसी अनेक बातों की मांग रखी गई। वर्ष 1977 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी मांगों के साथ नदी के जल के बंटवारे, पंजाब को अधिक पानी दिया जाए, अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए आदि मांगें रखी गई। वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान की मांग भी जोर पकड़ने लगा था। इस अवधि में अकाली दल के नेतृत्व संत चरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर सारी गतिविधियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरवाला के आसपास शस्त्रधारी अनुयायी भी इकट्ठा होने लगे। इस अवधि में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ भी हुई। वर्ष 1981 में संपादक लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में भिंडरवाले को बंदी बना लिया गया। इसके बाद स्थितियां बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भिंडरवाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया और भिंडरवाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर परिषद को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणाम स्वरूप पंजाब की शांति जो है खतरे में पड़ गई। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से एक आंदोलन चलाया गया। स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना मुख्य कार्य था। यह कार्य मेजर कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ और 6 जून को यह समाप्त हो गया। इस सैनिकी कार्रवाई में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडरवाले के साथ साथ अन्य आतंकवादी भी इस कार्रवाई में मारे गए। इसके बाद वर्ष 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादी के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर के नाम से जाना जाता है। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को प्रगति मिली। पूर्वोत्तर भारत की समस्याएं इसके साथ साथ जो है आई। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का जो समूह है, छोटे छोटे राज्यों का, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्यों का जो समूह छोटे छोटे राज्य हैं, इन 8 राज्य का न्यूनाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहल की थी। उन्होंने वर्ष 1954 में नेफा नामक क्षेत्र का गठन किया था। यह प्रदेश भारत और चीन सीमा पर स्थित है और असम की उत्तर दिशा में
बसी जनजातियों का प्रदेश है। पंडित नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान किया गया। वर्ष 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया था। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में किस प्रकार से समाविष्ट करें, इसलिए वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतर जातीय परिवहन बिजली, अंतर्राज्यीय परिवहन बिजली तथा राज्य नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के मुख्य कार्य थे। इसमें मिजोरम दूसरा इसमें था। पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार के मिजो बहुल लुसाई टीलों वाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण आकार में मिजो नेता लाल डेंगा ने अपना आम जनता के लिए बहुत कार्य किया था। वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे MNS भी कहते हैं, संगठन नामक स्थापना की थी। लाल डेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर, लुसाई टीलों के मिजो बहुल प्रांत के लिए ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की। स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की थी स्थापना करने के लिए। वर्ष 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया और 1972 में परिस्थिति समान हो जाने पर मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और लाल डेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने। नागालैंड। नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजातियों के रूप में होती है। पूर्व हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजातियों की बस्तियां थीं। वर्ष 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल, जिसे NNC कहते हैं, नामक संगठन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने नागालैंड की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मांग की। उन युवाओं का नेतृत्व आगामी जापू फिजो कर रहे थे। वर्ष 1954 में NNC ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। वर्ष 1955 में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों में हुई मुठभेड़ को दबाने के लिए सैनिकी कार्रवाई भी की गई थी। केंद्र सरकार और NNC के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और स्वेनसांग क्षेत्र को इकट्ठे कर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। असम। वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरितों के बढ़ते हुए प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन शुरू किया और वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महंतो के बीच समझौता हुआ और असम के घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से वापस भेजने का निश्चित किया। वर्ष 1986 में असम विधानसभा के चुनाव हुए
और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार मोहंतो मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति प्रस्थापित होने में काफ़ी सहायता मिली थी। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1954 में नेफा क्षेत्र में निर्मित हुई। वर्ष 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए प्रदेश के रूप में जाना जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1960 से 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं, औद्योगिकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। नक्सलवादी आंदोलन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। जैसे बेटा, यह आंदोलन पश्चिम आंदोलन में दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी प्रारंभ हुआ। नक्सलवादी ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और 1967 में नक्सलवादी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्रों के चारों ओर लाल झंडे रोप कर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया और इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर उन्हें आंदोलन हुए। उसे नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। जमींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए कृषि समितियों द्वारा को स्थापित करना, जमींदारों को जमीन छीन लेना और उनका अलग अलग परिवारों में वितरण कर देना नक्सलवादियों के उद्देश्य थे। लेकिन यह आगे चलकर यह आंदोलन पूरी तरह से अपने उद्देश्य से भटक गया, दूर चला गया। शासन का कोई भी उपक्रम, कल्याण योजना जनता तक न पहुँचे। इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ले ली और नक्सलवादी समांतर व्यवस्था को निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में सामने आया। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था, लेकिन धीरे धीरे यह कई प्रदेशों को अपने अंदर ले लिया, जैसे छत्तीसगढ़, आदिलाबाद, तेलंगाना, राजनांदगांव, सुकमा महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर मध्य प्रदेश में भी गया। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, उड़ीसा और केरापुर में भी फैल गया। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसे PLGA कहते हैं, नामक संगठन की स्थापना की और यह संघर्ष अब भी जारी है। संप्रदायवाद किसे कहते हैं? जैसे संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। संकीर्ण धार्मिक दुर्भिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए थे। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग विगत कई वर्षों से परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते आए हैं। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना, अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुराई नहीं होता है, परंतु जब धर्म का गौरव भाव अविवादिता को लांघ जाता है, उसका रूपांतरण दुर्भिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है, परिणाम स्वरूप धर्मांता उत्पन्न होती है। धर्मांता संप्रदायवाद की नींव होती है। धर्मांता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। अलग अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है और दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देश बंधु हैं उन्हें शत्रु समझा जाता है। एक दूसरे के तीज त्योहार पर्वों में, उत्सवों के अवसरों पर इकट्ठे आना भी कम होने लगता है। धर्मांता के कारण अपने आसपास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कुलसित हो जाता है, विषैला हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। कुछ लोग अपनी धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं, अतः राजनीति में हमारा कोई भी प्रभाव नहीं है। हम पर निरंतर अन्याय हो रहा है। सरकार हमारे समाज
के साथ पक्षपात कर रही है, यह भावना सभी धर्मों के लोगों में बन जाती है। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अपना धार्मिक प्रतीक का जाने अनजाने कोई अवमानना कर दे तो इसकी परिणति दंगे फसाद के रूप में हो जाती है। सैकड़ों निरपराध लोग मारे जाते हैं, करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ साथ जीने का आधार होता है। यदि यह विश्वास समाप्त हो जाए तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता कैसे साधेंगे? हम सभी को इस धार्मिक संप्रदाय के साथ पूरी शक्ति के साथ लड़ने की ज़रूरत है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल मिल जाना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को मिल करके हल करना चाहिए। धार्मिक सौहार्दता को क्यों नष्ट होती है, इसके लिए कौन कौन से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण हैं, इस पर हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का एकमात्र उपाय है। प्रदेशवाद क्या होता है? अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद कहलाता है। जैसे मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान करना अलग बात है, परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ इसलिए मैं दूसरे प्रांत के लोगों में श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह का भाव रखना ही अनुचित और प्रांताभिमान हो जाता है। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाला आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुर्भिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विकास कार्य में असंतुलन होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु राज्यों को आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ, परंतु उड़ीसा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए, पिछड़ गए। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनकी प्रगति होती है। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है वे राज्य शैक्षिक एवं नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इससे अलग अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार प्रयत्नशील है। प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत हैं क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्रों के लोग को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन
किया, लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि, किसानों की समस्याएं, दरिद्रता जिसे गरीबी बोलते हैं, मकान, 2 समय की भोजन जैसी अनगिनत समस्याएं हैं। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पाठ बेटा यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में मैं आगे के विषय में आपको चर्चा करूंगा और क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी समस्या आपको आती है, और उसे हमें आप व्हाट्सएप से या फ़ोन से मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।